सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। देखो बच्चों, कॉस्ट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा करना। क्या होता है? जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर। तो जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो ना, या तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, फैक्टर से रिलेटेड हो सकता है, या नॉन फैक्टर से भी रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं अपनी लैंड के लिए रेंट पे कर रहा हूँ, क्या लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? यस। तो दैट मीन्स वो मेरा जो खर्चा हुआ है वो फैक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अपने एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को वेजेस दी, क्या लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है? यस। तो ये हो गया फैक्टर एक्सपेंस। क्या हो गया? नॉन फैक्टर एक्सपेंस क्या हो गया? जैसे कि मैंने प्रोडक्ट बना लिया, उसको मैं पैक कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मेरा खर्चा हो रहा है, दैट इज पैकिंग कॉस्ट। मैंने उसकी मार्केट में क्या करी होगी? एडवर्टीजमेंट, दैट इज माई सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट चाहे जितने भी तरह की हो, बेसिकली जो कॉस्ट हमने पढ़नी है वो होती है दो टाइप्स की। एक रिलेटेड टू द फैक्टर्स और एक नॉन फैक्टर्स। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार थे, बोलो। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड के ऊपर क्या पे करते हो? रेंट। लेबर को क्या देते हो? वेजेस। कैपिटल पे इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलते हैं? प्रॉफिट्स। तो ये सारे खर्चे बच्चों, हमारे जो खर्चे हैं ये फैक्टर खर्चे हैं, which are related to the factors। और नॉन फैक्टर्स का एग्जांपल मैंने क्या दिया तुम्हें भी? सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, पैकिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन। कोई आपने डिस्काउंट दे दिया अपने कस्टमर्स को, ये सारे मेरे कौन से खर्चे हो गए? नॉन फैक्टर्स। तो हमारी कॉस्ट ना मिलके बनती है, फैक्टर्स को भी जोड़ दो और नॉन फैक्टर्स को भी जोड़ दो, वो क्या बन जाती है? हमारी कॉस्ट। यहां तक कोई दिक्कत समझ आ गया? यहां तक चलो। अब कॉस्ट कैन बी एक्सप्लिसिट एंड इट कैन बी इम्प्लिसिट। हाँ जी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब मैंने आपको लिखवाया था, मैंने पहले एक क्लास ली थी कॉस्ट की, उसमें समझाया भी था। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो खर्चा हम आउटसाइडर्स को पे करके करते हैं, जिसकी पेमेंट हम किसको करते हैं? किसी आउटसाइडर को। वो कौन सी कॉस्ट है मेरी? एक्सप्लिसिट। एक्सपेल मतलब आउट, ठीक है, जिसको खर्चा करने के लिए आपने मार्केट में पेमेंट करी है। मान लो मैंने जब सहज से रॉ मटेरियल खरीदा, तो क्या मैं जब सहज को पैसे दूंगा? यस, वो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन अगर मेरे घर पे पहले से ही रॉ मटेरियल पड़ा है, जब लिया था वो एक्सप्लिसिट है, लेकिन अब क्या है? इम्प्लिसिट है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर मान लो एक डॉक्टर है, अगर वो अपना क्लिनिक खोल रहा है रेंट के ऊपर, जो लैंड उसने ली है अपना क्लिनिक खोलने के लिए रेंट पे, वो जो रेंट पे करता है उसको हर महीने, वो उसकी कौन सी कॉस्ट में आएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर वही डॉक्टर अपने घर की बैक साइड पे एक रूम में वो क्लिनिक बना लेता है, अब वो घर उसका खुद का है, क्या उसको रेंट देना पड़ेगा? वो कौन सी कॉस्ट हो गई? इम्प्लिसिट। मतलब उसकी सेल्फ ओन्ड इनपुट हो गई। वो क्या हो गई? सेल्फ ओन्ड इनपुट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? तो एक्सप्लिसिट मतलब जो भी आप बाहर वालों को पेमेंट कर रहे हो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जो आपका खुद की चीज है, एक बार उसको बनाने में खर्चा जरूर हुआ होगा, उसको हम बोल देते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, दैट इज सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। चलें जी आगे। इम्प्लिसिट का एक और एग्जांपल, मान लो चरण ने एक होटल खोला और उसके रिसेप्शन के लिए अपने ही
मम्मा को बोल दिया कि आप आके इवनिंग में बैठ जाओ, तो मम्मा इसकी सैलरी लेंगे या वो जस्ट हेल्प करने आए? हेल्प करने आए, तो वो कौन सी कॉस्ट बन गई? इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अगर वही कोई रिसेप्शनिस्ट आप बाहर से हायर करते, क्या आप उसको वेजेस दोगे? क्या उसको सैलरी मिलेगी? अब वो कौन सी कॉस्ट बन जाएगी? एक्सप्लिसिट। होपफुली आई एम क्लियर विद दिस कांसेप्ट। चलिए आगे, नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियड्स। इसमें आते हैं हमारे दो पीरियड्स, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। शॉर्ट रन करेंगे पहले। बच्चों शॉर्ट रन के अंदर ना दो तरह की कॉस्ट आती है। कौन सी? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ही क्या है? विच विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल ये कॉस्ट क्या रहेगी? सेम। ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने एक रेंट पे बिल्डिंग ली, तो मेरे लैंडलॉर्ड से ना डिसाइड हो गया कि अगले 11 महीने के लिए रेंट एग्रीमेंट ना बेटा 11 मंथ्स का होता है। कितने मंथ्स का होता है? 11 मंथ्स का होता है। तो 11 महीने के लिए ना उस लैंड का जो रेंट है वो 1 लाख है। यहां तक समझ आ गया कंसेप्ट? तो चाहे मैं इस लैंड पे ताला लगा के रखूं, चाहे मैं इस लैंड पे कोई प्रोडक्शन करूं, चाहे ना करूं, चाहे कम करूं, चाहे ज्यादा करूं, मुझे रेंट क्या देना पड़ेगा? सेम, दैट इज फिक्स्ड। रेंट का अमाउंट नहीं बदलेगा लेकिन कितने मंथ्स के बाद? 11 मंथ्स। तो रेंट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हिच कॉस्ट? Fixed cost, because it will remain same or constant throughout the year. Am I clear with this? तो fixed cost हमेशा क्या रहती है बच्चों? Constant. तो बताओ इसकी शेप कैसे बनेगी? It will be parallel towards x axis. ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया? अब ध्यान से कि एग्जाम्पल समझो। आप मान लो मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला डांस के लिए, डांसिंग इंस्टीट्यूट, और मैंने उसकी एडवर्टीजमेंट भी कर दी, मैंने रेंट पे लैंड भी ले ली, और उसका रेंट कितना है हर महीने का? ₹1 लाख। अब स्टार्टिंग में क्या तुम्हें लगता है कि इतने बच्चे डांस सीखने आ जाएंगे कि तुम्हारा रेंट निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। कॉमन सेंस। हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मेरा सिर्फ खर्चा हो और मेरे पास कोई भी स्टूडेंट की फीस अर्न ना हो, तो फिर भी मुझे रेंट पे करना पड़ेगा ना। मेरा लैंडलॉर्ड ये तो नहीं कहेगा जब से बच्चे आने शुरू हो जाएंगे आप तब से मुझे रेंट दे देना, नहीं बोलेगा ना ऐसा। तो दैट मींस फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट तो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, होगा ही कुछ ना कुछ। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये निकला कि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी। ऐसा क्यों? चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, लैंडलॉर्ड को आपकी प्रोडक्शन से लेना देना नहीं, उसको तो क्या चाहिए हर महीने? रेंट। तो आपको तो रेंट देना ही पड़ेगा ना। तो दैट मींस आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एम आई क्लियर? तभी हमने उसको कभी भी यहां से टच करके स्टार्ट किया। ठीक है, 0, 10, 20। सपोज हमारी फिक्स कॉस्ट 20 है तो हमेशा क्या रहेगी? 20। समझ गए यहां तक? फिक्स्ड कॉस्ट को हम TFC भी बोलते हैं, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। चले आगे, युवराज समझ आ रहा है? नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या है बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट। बोलो, नाम बोलो। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है which changes with the change in level of output. जो कॉस्ट चेंज होगी जैसे जैसे क्या चेंज होगी? मेरी
आउटपुट चेंज होगी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप चॉकलेट्स प्रोड्यूस करते हो। क्या प्रोड्यूस करते हो? तो उसके लिए आपको मशीन भी चाहिए होगी। जो मशीन के ऊपर खर्चा कर रहे हो वो तो कौन सी कॉस्ट है आपकी? फिक्स्ड कॉस्ट। और जो चॉकलेट्स के लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा वो कौन सी कॉस्ट बन जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। कैसे? मान लो मेरे को ऑर्डर आया सिर्फ 100 चॉकलेट्स का, तो मैं रॉ मटेरियल सिर्फ कितने के लिए खरीदूंगा? 100 के लिए। लेकिन अगर मान लो दिवाली सीजन आ गया, रक्षाबंधन आ गया, मुझे आ गया 2000 चॉकलेट्स बनानी है मुझे इस मंथ पे, तो मुझे रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा? अपना ज्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आउटपुट अगर ज्यादा बनानी है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। अगर आपने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो आपका खर्चा भी ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज, which changes in the change in level of output। ये स्थिर नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसकी जो शेप होती है ना वो होती है इन्वर्टेड एस। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? अब ये कैसे बनती कैसे है वेरिएबल कॉस्ट? आओ वो देखते हैं। देखो ये 0 से स्टार्ट हो रही है तो इट इनिशिएट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, इससे क्या प्रूव क्या हो रहा है? इसका क्रक्स क्या निकला कि वेरिएबल कॉस्ट कैन बी। चलो ना, ऐसा कब होगा बेटा? वेरिएबल कॉस्ट 0 कब होगी? जब आउटपुट 0 होगी। शाबाश, जब हम चॉकलेट बनाएंगे ही नहीं। मान लो कोविड-19 आया था जब, तो ऐसी फैक्ट्रीज क्या हो गई थी? बंद। तो जब वो कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं रही तो क्या वो मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदेंगी? तुम्हें याद होगा लोगों को जॉब से भी निकाल दिया था। तो जब जॉब पे जा ही नहीं रहे लोग, क्या उनको वेजेस दोगे? तो हमारी उस टाइम पे तृप्ति वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 0। तो अगर पेपर में टीचर ने क्वेश्चन डाल दिया कैन वेरिएबल कॉस्ट बी 0, द आंसर इज यस, वेरिएबल कॉस्ट कैन बी 0 व्हेन द आउटपुट इज 0. That means you need not to buy any raw material, you need not to pay any wages to the workers. Hopefully I am clear with this topic. Variable cost can be 0. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? पहले एक बार रिवाइज करो जो जो हमने कर लिया फटाफट से। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? कॉस्ट। कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, एक फैक्टर इनपुट्स और एक नॉन फैक्टर इनपुट। समझ में आ गया? उसके बाद हमने पढ़े थे दो तरह की कॉस्ट के कंसेप्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। जब हम बाहर वालों को पेमेंट करते हैं दैट इज एक्सप्लिसिट, जब हमारे सेल फोन इनपुट्स हैं दैट इज इम्प्लिसिट। समझ में आ गया सबको? फिर मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया, होटल का एग्जांपल दिया। फिर हमारे पास दो पीरियड्स आए हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। हमने अभी शॉर्ट रन किया है सिर्फ। शॉर्ट रन में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक कौन सी है? फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमेशा क्या रहेगी? सेम, कांस्टेंट, इट इज पैरेलल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो चेंज होती है विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी 0 बट वेरिएबल कॉस्ट कैन बी 0। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी 0 क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। बट वेरिएबल कॉस्ट कैन बी 0 जब आप आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? चले आगे, नेक्स्ट टॉपिक देखो। फिर अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को डिफाइन करूं, जो हमने अभी पढ़ा दैट इट कैन नॉट बी 0, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज पैरेलल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। और वेरिएबल कॉस्ट को अभी हमने पढ़ा, मैंने अभी पूरा वेरिएबल कॉस्ट नहीं पढ़ाया, सिर्फ तुम्हें उसका ओरिजिनल पॉइंट बताया कि वो 0 हो सकता है। अभी हमने इस शेप की बात नहीं करी, बताऊंगा मैं अभी इसको भी। ठीक है, पहले एक छोटी सी चीज कर लेते हैं, फिर हम वेरिएबल कॉस्ट पे बाद में आएंगे। अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स को इकट्ठा बना दूं, सपोज मैंने ये बना दी फिक्स्ड कॉस्ट, ये बना दी मैंने वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कौन सी कॉस्ट बन गई मेरी? टोटल कॉस्ट। वेरी गुड। क्या बन गई है मेरी? अब टोटल का मतलब क्या है बच्चों? टोटल कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या बन गया? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जितना आपने रेंट दिया होगा
और जितना आपने रॉ मटेरियल खर्चा होगा उन दोनों को ऐड करके आप टोटल खर्चा निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? मान लो मैंने रेंट पे करा 1 लाख का और मेरा रॉ मटेरियल पे खर्चा हुआ 2 लाख का, तो टोटल खर्चा बेटा मेरा कितना हो रहा है? वेजेस सब कुछ मिला दिया मैंने इसमें, कितना हो गया? ये मेरी कौन सी कॉस्ट आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अब ध्यान से देखा तुमने कि टोटल कॉस्ट का ओरिजिन पॉइंट क्या है? जहां से टीएफसी शुरू हो रही है, जहां से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट शुरू हो रही है, वहीं से कौन सी कॉस्ट शुरू करी है मैंने? टोटल कॉस्ट। आओ प्रूव करते हैं कैसे। सपोज करो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 20 रुपीज, तो वो हमेशा क्या रहेगी? और मान लो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 10, 20, या फिर यहाँ पे मान लो हम आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, तो 0, फिर उसके बाद 20, फिर 30, फिर 40। तो अब देखो टोटल कॉस्ट क्या निकली मेरी? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट 20, 20 प्लस 20 40, 20 प्लस 30 50, 20 प्लस 40 60। कुछ समझ आया कि जब आउटपुट शून्य है ना, जब आप कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आपकी टोटल कॉस्ट भी सेम है और आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी। इसीलिए बेटा दोनों का ओरिजिन पॉइंट क्या है? सेम। दोनों एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ रहा है सबको? फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या रहेगा? सेम, क्योंकि आउटपुट ही नहीं प्रोड्यूस हो रही, आउटपुट ही 0 थी। फिर भी हमें फिक्स कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, रेंट तो देना ही पड़ेगा। लैंडलॉर्ड को हमारी आउटपुट से क्या लेना देना? उसने तो क्या चार्ज करना है अपना हर महीने? रेंट। तो इसीलिए दोनों का ओरिजिन पॉइंट क्या होगा? हमेशा सेम। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, जब से मेरा बेटा आपसे क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है बीच में, डायग्राम को देखना ध्यान से। क्या ये कर्व पैरेलल लग रही है आपको? टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, क्या ये लाइंस आपको पैरेलल लग रही हैं? क्यों है ये पैरेलल? क्योंकि सर जैसे जैसे सर अपना प्रोडक्शन बढ़ रही तो सर टूल कॉस्ट को सर वैसे बढ़ेगी। दिव्यांशी, पैरेलल लग रही है? पहले तो ये बताओ। लग तो नहीं है। हरप्रीत, लग रही है, रीजन बता सकते हो? क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमने उस टीसी महीने से स्टार्ट किया, उसके बाद वो वेरिएबल कॉस्ट के साथ ही वो बन रहा है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है। इसका रीजन क्या है पैरेलल होने का? रीजन देखो, अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल को माइनस कर दूं, करो 20 माइनस 0, 40 माइनस 20, 50 माइनस 30, तो सबका आंसर क्या आ रहा है बच्चों? इसीलिए वो पैरेलल है। तो अगर टीचर ने पेपर में डाल दिया इज वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर, द आंसर इज यस, variable cost and total cost is parallel towards each other, because if we subtract it, the difference will amount to same, that is fixed cost, because fixed cost always remains the same. समझ गए? तो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। रीजन क्या है उसका? फिक्स्ड कॉस्ट। रीजन क्या निकल के आया? फिक्स्ड कॉस्ट। युवराज समझ आ गया? चलो बेटा, अब कमिंग बैक टू द वेरिएबल कॉस्ट, एक टॉपिक इसमें और करना है हमने। इसकी शेप देखो, तुम्हें देखने में मैंने बता तो दिया इन्वर्टेड एस, मतलब एस को उल्टा कर देंगे तो कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। इसका भी एक रीजन है। देखो, इसकी 3 स्टेजेस बना दी मैंने, देख रहे हैं? अब यहां पे जो स्लोप है इसका, पीठ ऊपर की तरफ है, ये भी दिख रहा होगा। ये वाली स्लोप में पीठ नीचे की तरफ है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट यहां पे बढ़ तो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट रेट क्या है उसका? डिमिनिशिंग रेट है। कौन सा रेट है बोलो? डिमिनिशिंग रेट है। चलो जी आगे, यहां पे सबसे कम हो गई वेरिएबल कॉस्ट, लोएस्ट हो गई। उसके बाद बढ़ तो रही है, पर अब रेट क्या है उसका? इंक्रीजिंग रेट है। अच्छा, अब अपना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस याद करो, पिछला चैप्टर। उल्टा हो गया स्टेजेस। स्टेज 1 का नाम क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। यहां रेट क्या लिख दिया मैंने? डिमिनिशिंग रेट। ठीक है। थर्ड का नाम क्या था? नेगेटिव रिटर्न्स। यहां रेट क्या लिख दिया मैंने? इंक्रीजिंग रेट। अगर आप देखोगे तो उल्टा नहीं हुआ, बिल्कुल सीधा है। स्टेज 1 में टीपी बढ़ता था,
एमपी भी बढ़ता था ना, तो कॉस्ट भी बढ़ रही है ना कॉस्ट। पर कॉस्ट जो बढ़ रही है उसका रेट क्या है? डिमिनिशिंग रेट। कम कम से कॉस्ट बढ़ रही है, बट बढ़ेगी क्योंकि हमने उसमें लेबर सिर्फ, याद करो वो एग्जांपल, एक लैंड है, 2 ही लेबर भेजे थे हमने स्टेज 1, याद है? तो बस उन 2 को आपने वेजेस देनी है। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने बेस्ट स्टेज किसको बोला था? सेकंड स्टेज पे हमारी देखो कॉस्ट क्या होगी बेटा? मिनिमम। कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे? मिनिमम होगी। सेकंड स्टेज पे कॉस्ट क्या होगी हमारी? मिनिमम। क्लियर है? थर्ड स्टेज में मैंने क्या बताया था? हमने उस लैंड के ऊपर और लोगों को भेज दिया। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी। तो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी? लेकिन हमने कॉस्ट तो बढ़ा दी ना अपनी, क्योंकि जो वहां पे एक्स्ट्रा लेबर आपने भेजी थी उस लैंड के ऊपर, वो हमसे क्या लेगी? अपनी वेजेस। उनको तो पैसे देने पड़ेंगे, तो कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज। दोबारा देखो ये टॉपिक को। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ी है वेरिएबल कॉस्ट। क्या पढ़ी है बोलो? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जब इन्वर्टेड एस हम बनाते हैं, उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। स्टेज 2 में इट इंक्रीजेस, इट इज कांस्टेंट एंड मिनिमम। थोड़ी सी कांस्टेंट भी हो गई और सबसे लोएस्ट पे आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन क्या हो गई थी? मैक्सिमम। अगर आपको पिछला चैप्टर अच्छे से याद है, स्टेज 2 में हमारा जो टीपी था वो क्या था? मैक्सिमम। और एमपी क्या हो गया था यहाँ पे? 0। याद आ रहा है? थर्ड स्टेज में हमारा जो टीपी था वो फॉल हो गया था, क्योंकि हमारी कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी यहाँ पे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, जिसके करके एमपी क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो इसलिए हमारा खर्चा थर्ड स्टेज में फिर से क्या हो गया? इंक्रीज। और कौन से रेट पे हुआ है? इंक्रीजिंग रेट पे। ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले टीचर कि वेरिएबल कॉस्ट की शेप इन्वर्टेड ऐसे क्यों है, पिछले चैप्टर में पहुंच जाना और वो लॉ लिख देना है पूरा। क्या लॉ का नाम क्या था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसका दूसरा नाम भी था रिटर्न्स टू फैक्टर, जिसकी 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। चलें बेटा आगे। नेक्स्ट टॉपिक, एवरीवन सी ऑन द बोर्ड नाउ। नेक्स्ट टॉपिक पे निकल के आ रहा है हमारी एवरेज कॉस्ट। क्या आ रही है बोलो? एवरेज कॉस्ट। अच्छा, अब एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है, मान लो मेरी टोटल खर्चा हुआ है 1 लाख। टोटल कॉस्ट मेरी कितनी हुई है? 1 लाख। और मैंने 10,000 पेन बनाए हैं। कितने पेन बनाए हैं? तो एक पेन कितने का बन रहा है? एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई बच्चों? 10। समझ गए? तो एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन क्या निकल के आई? एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। दिस इज द डेफिनेशन। बोलो, एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जितनी आपने आउटपुट बनाई होगी उसका पर यूनिट खर्चे को हम क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। एवरेज आउटपुट, एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या निकल के आया? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। देखो मैंने ये एग्जांपल लिया ना, मैंने पेन बनाने में खर्चा कितना किया है? 1 लाख। जब से इस 1 लाख में मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी और इस 1 लाख में ही मेरी क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट। मतलब सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल इज व्हाट? टोटल कॉस्ट। सो व्हेन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय आउटपुट, इट इज व्हाट? एवरेज कॉस्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा, average cost is sum of 2 other costs, average fixed cost and average variable cost. इससे भी आंसर क्या आना चाहिए? सेम। आओ सीखें। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है, it is derived from TFC, that is fixed cost. अगर मैं TFC को किससे डिवाइड कर दूं?
आउटपुट से, तो मेरी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आ जाएगी मेरी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो डेफिनेशन आप इसी फॉर्मूले की बना सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ टीएफसी अपॉन आउटपुट। क्लियर है? अब इसकी शेप कैसी दिखती है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ना बेटा हमेशा कम होगी, कम होती जाएगी, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है? कम क्यों होगी? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कम क्यों होगी और बाद में आके कांस्टेंट क्यों हो जाती है। इसकी जो शेप बन के निकली दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब होता है कि अगर हम इस पे रेक्टेंगल्स बनाएंगे या तो उसकी लेंथ सेम आएगी या उसकी ब्रेड्थ सेम आएगी। रेक्टेंगल की यही प्रॉपर्टी होती है, उसकी दो साइड्स हमेशा क्या होती हैं? सेम। पहले तो ये पता लग गया तुम्हें। अब ये कम क्यों हो रही है इसको हम एक लॉजिक से समझते हैं। मान लो मैंने एक शोरूम लिया रेंट के ऊपर और उसका रेंट है सपोज 20,000। उसका रेंट कितना है? 20,000। ये मेरी कौन सी कॉस्ट है बच्चों? बोलते नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है? मैंने वहां पे ट्यूशन सेंटर खोल दिया है और मैं वहां पे रेंट कितना पे कर रहा हूं? 20,000। स्टार्टिंग में मान लो मेरे पास आ रहे हैं सिर्फ 2 बच्चे, तो अब 20,000 के रेंट को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, मेरी आउटपुट 2 बच्चे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कितने हैं? मेरी सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, तो एक बच्चे पे देखो रेंट की कॉस्ट कितनी आ गई? 10,000। 2 महीने बाद ये हो गए 20 बच्चे। ध्यान से देखते जाना, समझते जाना कंसेप्ट। अब कितनी होगी सीधा? देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सीधा क्या हो रही है? डिक्रीज। 2 महीने बाद ये हो गए 40 बच्चे। अभी भी मेरा रेंट तो क्या रहेगा? सेम। मतलब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी? आउटपुट बढ़ती जा रही है ना, बढ़ रही है ना आउटपुट, बोलते नहीं। यस। अब मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई? कम। उसके बाद मान लो मेरे हो गए 100 स्टूडेंट्स। 20,000 को किससे डिवाइड कर देंगे आप? कितनी आ गई? तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रही है? फॉल हो रही है, जैसे जैसे आप आउटपुट को क्या कर रहे हो? इंक्रीज। लॉजिक समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना, यहां तक तो तुम्हें मैंने समझा दिया। इसके बाद बेटा मैंने क्या कर दिया उसको? कांस्टेंट। अब टीचर क्वेश्चन डालता है कि एक टाइम के बाद आके जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट क्यों हो जाती है? टीचर ने ये पार्ट का आंसर पूछा तुमसे, कोई बता सकता है? तृप्ति ट्राई करो। क्योंकि अगर मतलब कि आउटपुट बढ़ती जाएगी बट फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहती है ना। नहीं, बहुत नियर हो आप आंसर के, वेल ट्राइड। एक टाइम के ऊपर मान लो मेरी जो कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की, मेरा जो रूम है उसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो उस टाइम के बाद मेरी हमेशा कॉस्ट क्या रहेगी? 200। मेरी बात समझ में आई? मेरे पास कैपेसिटी जो ट्यूशन सेंटर की थी उसमें कितनी थी? 100 बच्चे ही बैठेंगे। अब वो 100 सीट्स क्या हो गई? तो अब मेरी कॉस्ट हमेशा क्या आएगी? 200 रुपए। तो इसीलिए उसकी शेप क्या हो गई वहां पे? सेम। अब पेपर में इसको कैसे लिख के आना है? इसको लिख के आना है कि एक ये एक्चुअली निकली किससे थी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? पढ़ो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की शेप क्या थी मेरी? पैरेलल टुवर्ड्स। तो वही तो बन गया पॉइंट में। देखो इस शेप में और इस शेप में ज्यादा फर्क है? नहीं। यहां तक तो वो डिक्रीज होती गई उसके बाद उसने कौन सी शेप ले ली? टीएफसी। तो अगर पेपर में टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि why AFC becomes constant after decreasing to this point, your reason should be it is calculated from TFC and TFC always remains constant. Am I clear? आप मेरे वाला एग्जांपल भी लिख के दिखा सकते हो कि पहले 2 बच्चे थे, अब 20 हो गए, अब 40 हो गए, लेकिन अब कैपेसिटी फुल हो गई। तो जब कैपेसिटी फुल हो गई तो हर बार मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी? 200। इसलिए वो डायग्राम में हमेशा क्या रह जाएगी? कांस्टेंट। अब ये एग्जांपल फ्रेम करके लिख के आ सकते हो। Am I clear with the average fixed cost? चले आगे। अच्छा, अब हम पढ़ रहे थे एवरेज कॉस्ट। हम पढ़ रहे थे एवरेज कॉस्ट। तो मैंने उसमें बताया आपने 2 चीजें पढ़नी है इसका सम, एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एक एवरेज। हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर लिया। अब किस पे आ गए हम? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। चलो जी, अब आ जाओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? देखो ध्यान से, व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट?
इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। किससे डिराइव होती है बोलो? टीवीसी अपॉन आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? ये थी, जो जीरो भी होती है, फिर इंक्रीज करती है डिमिनिशिंग रेट पे, फिर मिनिमम होती है और फिर इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट पे। यही पढ़ा है ना? अब इस कॉस्ट को हमने किससे डिवाइड कर दिया बेटा? आउटपुट से। वो कौन सी कॉस्ट निकल गई? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक समझ आ गया? अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप होती है यू शेप। क्या होती है? यू शेप। देखो बन रहा है यू। अब इसकी भी 3 स्टेजेस डिवाइड कर देते हैं हम, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। फिर से आ जाओ पिछले चैप्टर पे। पहली स्टेज का नाम बताओ क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। हमने उसमें पढ़ा था उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है। फिक्स फैक्टर को वेरिएबल के बारे में पता लगता है, वेरिएबल को फिक्स के बारे में पता लगता है। तो देखो जब अच्छा हो रहा है सब कुछ तो हमारा खर्चा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सेकंड स्टेज में हमने क्या पढ़ा था? टीपी बिकम्स मैक्सिमम, एमपी बिकम्स जीरो। कॉस्ट क्या हो गई वहां पे? सबसे मिनिमम। तभी तो प्रोड्यूसर को फायदा होगा ना। प्रोडक्शन ज्यादा और खर्चा कम। That is why stage 2 was best. थर्ड पे आ जाओ। क्या पढ़ा था हमने? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होने के करके हमारी कॉस्ट फिर से क्या हो गई? अब ये पहले कम हो रही है, फिर मिनिमम हो रही है, फिर ऊपर हो रही है, तो शेप क्या बन गई? यू शेप। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाई एबीसी इज यू शेप, द आंसर इज लॉ ऑफ वेरिएबल। वो लॉ लिखना है सारा फिर से और इसको रिलेट करना है उससे। स्टेज 1 में प्रोडक्शन बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है। स्टेज 2 में प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और जो हमारी कॉस्ट है वो क्या हो जाती है? मिनिमम। स्टेज 3 में जो प्रोडक्शन है वो फॉल होती है और कॉस्ट वापस से बढ़ जाती है। समझ में आ गया चैप्टर? दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे, अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी? एवरेज कॉस्ट। क्या बन जाएगी? अच्छा दिव्यांशी, इन सब में से बेटा सबसे बड़ी कौन सी होगी फिर? इज इट एएफसी और एसी? सबसे बड़ी कौन सी होगी? जल्दी बताओ। एसी। वेरी गुड। तो अगर मैं इन तीनों को एक ही डायग्राम में डाल दूं कैसा दिखेगा वो? पहले बना लेते हैं हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिर हमने बना दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इन दोनों कर्व्स के ऊपर बनेगा। अभी बताया ना उसने क्यों ऊपर बनाया मैंने? क्योंकि ये सबसे बड़ी कॉस्ट है। ये दोनों का क्या है? सम। इट इज द टोटल ऑफ बोथ द कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट ऑलवेज लाइज above AFC and ABC because it is the sum of AFC and ABC। इसके ऊपर भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि कौन सी कॉस्ट ऊपर होती है और क्यों? क्योंकि वो दोनों का क्या है? सम। तो AC हमेशा बड़ा होगा किससे? AFC और ABC से। समझ आ रहा है? चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिनल कॉस्ट। Marginal cost. Before I teach you this topic, utility chapter में याद करो हमने पढ़ा था marginal utility. Change in TU when one additional unit of commodity is consumed. याद आ गया? फिर हमने पढ़ा MP production chapter में. It is the change in TP when one additional unit of output is produced. आज बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? Marginal cost. बनाओ definition. MC is equals to change in total cost. Change in, जैसे यहाँ TU में change आया, इस चैप्टर में TP में change आया, इस चैप्टर में क्या लिखना है? It is the change in total cost when one unit of output is produced. अब ये 1 यूनिट का मतलब क्या है? एडिशनल यूनिट। क्या मतलब है 1 यूनिट का यहाँ पे? एडिशनल या लास्ट यूनिट। अब इसका एग्जांपल देखो बोर्ड पे। मैंने 1 लाख रुपए में बेटा 10, 100 पेन, 1000 पेन बनाए। एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई? 100 रुपए।
मैंने 1,00,000 रुपए में कितने पेन बनाए थे? 1000 पेन बनाए थे। एक पेन की कॉस्ट कितनी निकल गई? 100 रुपए। अगर मैं एक पेन और बनाऊं तो मेरी जो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, क्या आएगा? चेंज आएगा। सपोज 1,00,100 रुपए बनी 1001 पेन से, समझ आ गया? तो जो एक पेन मैंने और बनाया उससे जो मेरी टोटल कॉस्ट में क्या आया? चेंज आया। वो कौन सी कॉस्ट बन गई? मार्जिनल कॉस्ट। क्या बन गई? मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ तृप्ति, मार्जिनल कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट में एडिशन है। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो टोटल कॉस्ट बोला, फिक्स तो बोला ही नहीं। दोनों में से एक है बेटा, ये दोनों नहीं हो सकते। वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो ना घट सकती है। वेरी गुड आंसर। जो चेंज हो रहा है कॉस्ट में, टोटल में, वो सिर्फ किसकी वजह से होता है? फिक्स की तो डेफिनेशन क्या पड़ी थी? ये कभी भी चेंज नहीं होती। तो एक बार क्वेश्चन आ गया पेपर में, इज मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट? बच्चे कंफ्यूज। द आंसर वाज यस, इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। बिकॉज जो कॉस्ट चेंज होती है वो होती कौन सी है? वेरिएबल। फिक्स तो बेचारी कभी चेंज होती नहीं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट? जो टीवीसी है वो और कुछ नहीं बल्कि मार्जिनल कॉस्ट ही है। द आंसर इज व्हाट? यस। मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला भी लिखवाया है एमसी का। एक तो लिखवाया होगा TCN माइनस 1, ठीक है? एक मैंने सिग्मा वाला लिखवाया था, याद है वो किसी को? समेशन ऑफ MC इज इक्वल्स टू व्हाट? तो ये मैंने अभी समझाया कंसेप्ट। ये फॉर्मूला बनने का लॉजिक समझो, रट्टा मत मारना, समझो। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज है। चेंज कौन सी कॉस्ट लाती है? वेरिएबल। इसीलिए ये फॉर्मूला बना है। सारी एमसीज को ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ गए? चलो जी, लेट्स मूव फर्दर। रिलेशनशिप ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। देखो ध्यान से, ये बन गई मेरी एवरेज कॉस्ट और ये बन गई मेरी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट को मैंने थोड़ा यू नहीं देके टिक शेप दे दी, बट है वो भी यू। समझ में आ गया? चलो अब ध्यान से देखो। तुम ना पहले इसको, डायग्राम को पढ़ने से पहले ना इसको ध्यान से सिर्फ इतने पार्ट को नोटिस करना, सिर्फ इतने पार्ट को। देखो दोनों कॉस्ट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यस और नो? दोनों कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। तो पहला पॉइंट मैं बनाऊंगा, AC डिक्रीजेस, MC आल्सो। अच्छा बराबर, कौन सी कॉस्ट जल्दी गिर रही है और कौन आराम आराम से गिर रही है? AC जल्दी गिर रही है। AC जल्दी गिर रही है। ये टिक वाला जल्दी नहीं गिर रहा, ये तो घूम घूम के गिरी है। कौन सी एकदम गिर रही है? मार्जिनल कॉस्ट। ये देखना, मैंने ऐसे बनाया ना बेटा, ये मार्जिनल कॉस्ट बनाई है और ये एवरेज कॉस्ट बनाई है। कौन जल्दी गिरी? मार्जिनल कॉस्ट। कौन आराम आराम से गिर रही है? एवरेज कॉस्ट। यहां तक समझ आ गया? हम इसको क्या लिखेंगे पेपर में बताओ? इसको हम लिख सकते हैं कि AC falls, MC also falls, but MC falls rapidly, जल्दी गिरता है, then AC। यहां तक समझ आ गया होगा? क्लियर है यहां तक बच्चों? अब कौन सी कर्व ऊपर है? तो जो कर्व ऊपर होती है वो बड़ी होती है, जो कर्व डायग्राम में ऊपर है वो बड़ी होती है। तो इसको क्या लिख सकते हो? AC is greater than MC। इतना पार्ट खत्म हो गया हमारा। ठीक है? अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। अब हम दूसरा पार्ट नोटिस करेंगे, इस वाले पार्ट को। सिर्फ इधर वाले को देखो। थर्ड पॉइंट बनाएंगे पहले, सेकंड पे बाद में आते हैं। चलो जी, बताओ दोनों कर्व्स क्या हो रही हैं? इंक्रीजेस।
MC also increases. दिख रहा है? दोनों ऊपर जा रही हैं, दोनों कर्व्स क्या हो रही हैं? इंक्रीज. जब सहज. कौन जल्दी जा रही है बेटा? सर MC. MC increases rapidly then AC. क्योंकि AC बढ़ रहा है लेकिन वो आराम आराम से घूम के बढ़ रहा है. जल्दी दिखता कौन है? जल्दी कौन दिख रहा है जल्दी जाता हुआ ऊपर? मार्जिनल कॉस्ट. यहां तक क्लियर है? कौन सी कर्व ऊपर है देवांशी डायग्राम में? AC कौन सी है प्रीत? MC. तो क्या लिख सकते हैं इस पार्ट को? MC is greater than AC. जो कर्व ऊपर होगी वो कर्व बड़ी होगी. 2 पॉइंट समझ आ गए? अब आ जाओ मेन थर्ड लास्ट पॉइंट पे. अब आपने डायग्राम में कहां देखना है? सिर्फ सेंटर पार्ट देखो, ये वाला पार्ट. दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं. हो रहे हैं? अच्छा. MC is equals to AC. That is why they intersect each other. तो इस पार्ट पे क्या बोल सकते हो कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल है, और जो मार्जिनल कॉस्ट है जब वो कट करती है ना किसको? AC को, तो AC अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है. वहां पे कौन से पॉइंट पे होती है? लोएस्ट पॉइंट पे होती है. समझ में आ गया? तो 3 पार्ट्स में इस डायग्राम को डिवाइड करके उसको समझना है. Am I clear? With this, your chapter cost is fully completed.